हेलो। चलो बच्चे, लास्ट क्लास हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, शॉर्ट फॉर्म VACPR। और उसमें हम लोगों ने सारे पॉस्टुलेट डिस्कस कर लिए थे। एक बार मैं पॉस्टुलेट अगर रिकैप कराऊं तो इफ़ यू आर हैविंग एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल और उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट में बी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर आप उनको काउंट कर लेते हो तो वही लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। एंड उसमें ये हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट था। नेक्स्ट बोला गया था कि इफ सेंट्रल एटम डू नॉट कंटेन एनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देन शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी रेगुलर। तो हमारा जो शेप और ज्योमेट्री मिलता है वो क्या मिलता है? रेगुलर मिलता है। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट देन डेफिनेटली शेप विल बी इरेगुलर और डिस्टॉर्टेड। एंड देन एक हम लोगों ने रिपल्शन का ऑर्डर देखा था, और रिपल्शन के ऑर्डर में हम लोगों ने डिस्कस करा था लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज गोइंग टू बी मिनिमम, राइट। एंड उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉस्टुलेट था जो मल्टीपल बॉन्ड होंगे, लाइक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू डिसाइड द शेप, ज्योमेट्री, और यू कैन इंक्लूड हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो, जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सभी को डिसाइड करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके बाद हम लोगों ने मैंने कुछ चार्ज्ड स्पीशीज के एग्जांपल लिए थे, कैटायन एनायन लिए थे, और वो कैटायन एनायन के केस में कैसे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर फाइंड आउट करना है वो आपको सिखा दिया था। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। अब इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको आज मैं केवल एग्जाम्पल डिस्कस करके हम लोग VACPR कंप्लीट करेंगे एंड विल सी कि कैसे उन सभी एग्जाम्पल को डील करना है। तो उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेकंड इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल, देन बॉन्ड एंगल एंड एग्जाम्पल। एंड अभी जो मॉलिक्यूल मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो कुछ ऐसा लिखा होगा, आइदर AB2 या फिर AB3, ऐसा करके कुछ लिखूंगा मैं, जहां पे A जो एटम है, A इज रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल एटम एंड B इज रिप्रेजेंटिंग द सराउंडिंग एटम। और मुझे अगर लोन पेयर इंक्लूड करना होगा तो मैं लोन पेयर के लिए अलग से L लिखूंगा। इफ L इज नॉट मेंशन, अगर L मैंने नहीं लिखा हुआ है मीन्स वो कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, राइट। तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में मैं क्या लेकर के चल रहा हूं? VSEP is equals to 2. VSEP means valence shell electron pair. Valence shell electron pair is equal to, it is actually equal to lone pair plus bond pair. तो जब भी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का ऐड करके अगर आप 2 मिल रहा है, आपको 2 मिल रहा है, तो उस केस की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं जितने एग्जाम्पल लिखूंगा, पहले हम लोग वो वाले केसेस डील करेंगे जहां पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, जहां पे रेगुलर शेप मिल रहा होता है। पहले वो सारे केसेस डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग लोन पेयर का एंट्री कराएंगे एंड लोन पेयर के इफेक्ट से कैसे कैसे शेप चेंज होंगे, क्या क्या सिचुएशन बनेगा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो मैं लिख रहा हूं दैट इज AB2 टाइप। AB2 टाइप मॉलिक्यूल में डेफिनेटली अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, जो कि मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 है। L लोन पेयर मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो लोन पेयर इज 0। सो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ VACP2। एंड VACP2 में जो शेप मिलेगा, आप खुद सोचो कि आपके पास एक सेंट्रल एटम है, 2 सराउंडिंग एटम है, और डेफिनेटली 2 सराउंडिंग एटम है तो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में हमें रिपल्शन क्या करना होता है? मिनिमाइज करना होता है। तो ये तो तभी हो सकता है जब भी दोनों बॉन्ड पेयर क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो। एंड अगर आप ऐसा प्लेस कर रहे हो तो ऑल द एटम आर गोइंग टू बी इन अ सिंगल लाइन। तो ऐसे केस में अगर मुझे शेप पूछा जाए तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज गोइंग टू बी लीनियर। ये क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल अगर पूछा जाए तो बॉन्ड एंगल दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एंगल मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। सो बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। एंड इसका अगर आपको एग्जांपल ढूंढना है
तो पहले मैं आसान वाले एग्जांपल लिखूंगा, बाद में आपको कुछ और क्वेश्चन भी मैं दूंगा। तो सबसे आसान वाला एग्जांपल है BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सराउंडिंग 2 हाइड्रोजन एटम है। तो बेरिलियम, अगर बेरिलियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो ये एक लीनियर शेप मिलेगा जिसमें 2 बॉन्ड पेयर एग्जैक्टली एक दूसरे के लिए 180 डिग्री पे प्लेस्ड होंगे, राइट, एक दूसरे से 180 डिग्री पे प्लेस्ड होंगे। तो ये आसान सा केस था, VSEP2 का केस बहुत ही आसान है। नेक्स्ट VSEP अगर मैं 3 लिख रहा हूं, मतलब मेरे पास अभी 3 सम ऑफ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी 3, और मैं जो मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ वो AB3 टाइप लिख रहा हूँ, मतलब मैं अभी लोन पेयर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, VSEP3 आपको मिल जाएगा। और अगर आपको VSEP3 मिलता है, मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन है और उनमें रिपल्शन मिनिमाइज करना है, तो वो तभी हो सकता है बच्चे। देखो, रिपल्शन मिनिमाइज तभी होगा जब भी बॉन्ड एंगल क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो अगर आप 120 120 120 के एंगल पे प्लेस कर दो इन अ प्लेन, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जहां पे एंगल ज्यादा होगा वहां पे डिस्टेंस ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का मैक्सिमम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा। हमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ही मिनिमाइज करना है। तो आप अपना दिमाग लगा करके सोच लेना, अगर आप किसी भी और तरीके से बॉन्ड एंगल 120 से ज्यादा ला पाते हो, इससे ज्यादा स्टेबल सिचुएशन बना सकते हो, तो मुझे जरूर बताना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है तो आपको जो मोस्ट स्टेबल केस मिलता है वो यही मिलता है जिसमें ऑल द एटम आर इन अ सिंगल प्लेन, और जो बॉन्ड एंगल मिल रहा होता है वो 120 120 120 का मिल रहा होता है। अगर ये सारे एटम सिंगल प्लेन में है, और शेप डिसाइड करने के लिए हमेशा आप क्या करोगे, सराउंडिंग एटम को ज्वाइन करना, सराउंडिंग एटम को ज्वाइन करोगे। तो सराउंडिंग एटम को ज्वाइन करने से यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। तो यहाँ पे जो शेप बोला जाता है दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर, राइट, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना मिल रहा है बच्चे, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल मिल रहा है हमें। इसका अगर एग्जांपल लिखना है तो आप क्या लिख लो, BH3 लिख लो। देखो, एग्जांपल लिखने का तरीका बहुत आसान सा है। मैं यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, वो मोनोवेलेंट एटम लिख रहा हूँ। मोनोवेलेंट बोलने का मतलब कि मेरा सराउंडिंग एटम एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला है। तो अगर आप VSEP3 का एग्जांपल लिखने वाले हो तो सराउंडिंग एटम मोनोवेलेंट वाला लिख लो, एंड सेंट्रल एटम ऐसा लिखो, सिंस मैंने वो केस लिया है कि यहाँ पे लोन पेयर 0 है, तो सेंट्रल एटम ऐसा लिखो जिसके वैलेंस शेल में एग्जैक्टली VSEP के बराबर इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके पास लोन पेयर नहीं आएगा। अगर सेंट्रल एटम के पास VSEP से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे यहाँ पे VSEP मैंने 3 लिख लिया, और सेंट्रल एटम यहाँ पे बोरॉन ना लिख करके आप नाइट्रोजन लिख देते या कुछ और एटम लिख लेते, तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम हो जाता, वहां पे लोन पेयर इंक्लूड हो जाता। तो मैंने जो केस लिखना है वहां पे लोन पेयर नहीं लिखना है, तो मैं सेंट्रल एटम वही सेलेक्ट करूंगा जिसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जितना आप VSEP लिख रहे हो। तो VSEP मैंने 3 लिखा, तो मैंने ग्रुप 13 का एलिमेंट पकड़ लिया, दैट इज बोरॉन। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और मैंने मोनोवेलेंट वाला सराउंडिंग एटम रख लिया। तो दिस इज हाउ यू कैन थिंक एग्जाम्पल। आप अपने आप से एग्जाम्पल बना सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज VSEP इक्वल टू 4 अगर मैं लिख लूं, और मॉलिक्यूल टाइप मैं AB4 लिख रहा हूं, मतलब मैं फिर से लोन पेयर नहीं ले रहा हूं, मैं पहले रेगुलर शेप सारे डिस्कस करूंगा। AB4 मतलब इस बारी मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और एक सराउंडिंग एटम है। तो कई बार लोग ऐसा शेप बना आते हैं, बोलते हैं सर देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर मुझे बनाने थे, मैंने बना लिया और बीच में सेंट्रल एटम रख दिया, तो यहाँ पे जो एंगल मिल गया बच्चे, बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 90 डिग्री। क्वेश्चन इज कि अगर आप किसी भी तरीके से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बढ़ा लेते हो, अगर आपका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, तो डेफिनेटली वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। एंड इन केस ऑफ VSEP4 जहां पे बॉन्ड पेयर 4 मिल रहा है, लोन पेयर 0 मिल रहा है, ये केस में अगर आप देखो तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से ज्यादा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इसके लिए आप एक काम कर लो,
आप टेट्राहेड्रल शेप को ऑब्जर्व कर लो। दिस इज व्हाट इज आवर टेट्राहेड्रल शेप। ये हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है। बीच में सेंट्रल एटम है और सभी टिप पे, सभी पेन के टिप पे वहां पे कौन है, सराउंडिंग एटम है। तो हमारे पास सेंट्रल एटम के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। और टेट्राहेड्रल में ये जो एंगल मिलता है बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल मिलता है दैट इज मोर देन 90 डिग्री। और ये मिल कितना रहा होता है, 109.5 डिग्री मिल रहा होता है। तो 90 डिग्री से अगर ज्यादा एंगल पॉसिबल है तो डेफिनेटली वही स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग VSEP4 में नहीं बनाते। हम लोग शेप क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। इट इज व्हाट, टेट्राहेड्रल। एंड एंगल फॉर दैट इट इज 109.5 डिग्री। एग्जैक्ट एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, बट आप 109.5 लिख सकते हो। एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज CH4। CH4 कैसे लिख लिया मैंने, सराउंडिंग एटम सिंगल वैलेंसी वाला लिख लिया और सेंट्रल एटम ऐसा सेलेक्ट कर लिया जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कार्बन। CH4 विल बी द एग्जांपल, राइट। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं VSEP इक्वल टू 5 लिख देता हूं और मॉलिक्यूल टाइप जो लिख रहा हूं दैट इज AB5। मॉलिक्यूल टाइप इज AB5, अगेन लोन पेयर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो अब जो शेप होगा वो थोड़ा सा चेंज्ड मिलता है और इसके बारे में थोड़ा आप सोचना, आप अपना दिमाग लगाना। जो एग्जैक्ट शेप, मोस्ट स्टेबल शेप जो हमें मिलता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा आप कुछ सोच सकते हो तो आप मुझे डिस्कस कर लेना, राइट। जो शेप मिलता है, बीच में सेंट्रल एटम एंड देयर आर 3 सराउंडिंग एटम इन अ प्लेन। ये जो 3 सराउंडिंग एटम बना रहा हूं ट्राइंगल में, ये हमारे बोर्ड के प्लेन में है बच्चे, और सेंट्रल एटम से बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। एंड देयर आर 2 सराउंडिंग एटम जो कि इस ट्राइगोनल प्लेनर शेप के अबव एंड डाउन साइड में ये शेप हमें मिलता है। एंड दिस इज नोन एज, इस शेप का हम लोग नाम क्या देते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसलिए बोलते हैं, देखो आप ना एक नीचे वाला बॉन्ड हटा दो, फिर ये सराउंडिंग, मैंने क्या बोला, शेप कैसे डिसाइड करोगे, शेप डिसाइड करने के लिए सराउंडिंग एटम को ज्वाइन करो। तो ये जो 4 सराउंडिंग एटम है इनको अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो जो शेप मिलेगा दैट विल बी एक्चुअली अ पिरामिड। वो एक पिरामिड मिल रहा होगा, राइट। ऊपर में एक सराउंडिंग एटम है और नीचे में 3 सराउंडिंग एटम है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो ये क्या मिलेगा, पिरामिड मिलेगा। और बेस क्या है, ट्रायंगुलर है। तो साइमल्टेनियसली मुझे ये भी पता है कि डाउन साइड में भी एक सराउंडिंग एटम है, तो डाउन साइड से भी एक पिरामिड बनेगा और अबव साइड से भी एक पिरामिड बनेगा। तो कितने पिरामिड मिल रहे हैं, 2 पिरामिड मिल रहे हैं। बेस क्या है, ट्रायंगुलर है, इसलिए शेप का नाम क्या देते हैं हम लोग, इट इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल इट इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, राइट। ये हमारा शेप हो जाएगा। और यहां पे अगर एंगल की बात करो ना, एंगल की बात करी जाए तो एंगल के केस में एक चीज ध्यान रखना, जो ट्रायंगुलर प्लेनर वाले जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में एंगल कितना मिलना है, ये हमारा 120 डिग्री होगा। जो प्लेन में जितने बॉन्ड है उनके बीच का एंगल आप देखोगे तो ये कितना है 120, ये कितना है 120, इधर कितना है 120, तो 120 तो मिलना है ना। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो आप वर्टिकली अबव एंड वर्टिकली डाउन बना रहे हो, ये वर्टिकली अबव वाला बॉन्ड पेयर और प्लेन वाला जो बॉन्ड पेयर है इनके बीच का अगर एंगल मेजर करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। क्योंकि ये जो बॉन्ड बनाया जा रहा है वो उस प्लेन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है। तो एक बॉन्ड पेयर जो प्लेन में है और एक बॉन्ड पेयर जो वर्टिकल डायरेक्शन में, उनके बीच में एंगल क्या दिख रहा होगा, 90 डिग्री दिख रहा होगा। एंड ऑल्सो अगर आप जो एक तो वर्टिकली अबव है एक वर्टिकली डाउन है, इन दोनों के बीच के अबव और डाउन जो बॉन्ड दिखाए जा रहे थे इनके बीच का अगर एंगल मेजर करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी 180। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री भी है, और 90 डिग्री भी है, 120 डिग्री भी है एंड 180 डिग्री भी है। तो हम सारे लिखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये सारे एंगल मिल रहे होंगे। और इसका अगर एग्जाम्पल देखना है तो डेफिनेटली आप NH5 मत लिख देना, बिकॉज
NH5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन जरूर है, लेकिन नाइट्रोजन 5 वैलेंसी वाला कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बना सकता। तो डेफिनेटली बट नाइट्रोजन नहीं बना सकता तो फास्फोरस बना सकता है। फिर से PH5 मत लिख देना, बिकॉज PH5 ऑल्सो डजंट एग्जिस्ट, PH5 भी नहीं मिलता। बट आप PCl5 लिख सकते हो। क्लोरीन इज ऑल्सो मोनोवैलेंट और फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो PCl5 इज गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ दिस AB5 टाइप एंड द शेप इज गोइंग टू बी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। कुछ एक चीजें मैं आपको यहाँ पे और एड ऑन करूंगा, वो भी आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे जो शेप बनाया था मैं एक बार फिर से बना देता हूँ इसको। यहाँ पे जो शेप मैं बना रहा हूँ, सेंट्रल एटम होगा, 3 एटम आर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, 3 सराउंडिंग एटम आर इन प्लेन ऑफ बोर्ड and 3 surrounding rest of 2 surrounding atom are perpendicular to the plane, right? One above and one down. तो ये केस में वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड जो प्लेन में है, जो ट्रायगोनल प्लेनर प्लेन में है, इस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड, दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड। और वो बॉन्ड जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक अबव और एक डाउन, इस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं एक्सियल बॉन्ड। दिस इज नोन एज एक्सियल बॉन्ड। देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड इन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, one is known as axial and another is known as equatorial। एक और चीज, इससे पहले जितने हम लोग केसेस डिस्कस कर रहे थे, AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप, उसमें अगर आप देखो तो किसी भी 2 बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल होना था वो फिक्स होना था। जैसे AB2 टाइप में बॉन्ड एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल मिल रहा था 180, AB3 टाइप में एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल मिल रहा था 180, AB4 टाइप में एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल मिला 109.5। बट AB5 में 3 तरीके के बॉन्ड एंगल मिल रहे हैं, 90, 120 एंड 180, राइट? तो अगर बॉन्ड एंगल डिफर कर रहा है, अगर बॉन्ड एंगल डिफर कर रहा है तो वहां पे बॉन्ड लेंथ में बी डिफरेंट, वहां पे बॉन्ड लेंथ अलग हो सकता है। तो एक्चुअल सीन ये है कि इससे पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे AB2, AB3, AB4, इन सभी केसेस में जो बॉन्ड लेंथ मिलते हैं वो सारे इक्वल मिलते हैं, राइट? AB2 के 2 बॉन्ड लेंथ मिलेंगे। जैसे AB2 अगर मैं ड्रॉ करूं वापस से, तो AB2 में हमें 2 बॉन्ड मिल रहे थे, तो ये जो बॉन्ड लेंथ मिलेगा, दोनों बॉन्ड लेंथ, ये क्या मिलता है? इक्वल मिलता है। इक्वल कभी जब भी सराउंडिंग एटम हमारे सेम है, मैंने यहाँ पे सेम लिया हुआ है, तो अगर सराउंडिंग एटम सेम है तो ये जो बॉन्ड लेंथ क्या मिलता है? इक्वल मिलता है। सिमिलरली AB3 अगर मैं ड्रॉ करूं तो AB3 में भी हमने 3 सराउंडिंग एटम तीनों सेम लिए थे। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ L1, L2, L3 अगर आप लिख रहे हो तो ये सभी बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल है। L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3। सिमिलरली इन टेट्राहेड्रल शेप में भी जितने भी बॉन्ड लेंथ मिलेंगे, सारे बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। बट जब आप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की बात कर रहे होते हो तो यहाँ पे सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होते हैं, इवन दो सराउंडिंग एटम सारे सेम है। यहाँ पे सराउंडिंग एटम सारे सेम होने के बाद भी सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होते हैं। एक स्टार मार्क करके पॉइंट मैं लिख रहा हूं, देन उसके बाद मैं उसका रीजन बताता हूं। इसमें बोला ये जाता है, VSEP 5 के एग्जांपल में ये बोला जाता है, इफ सराउंडिंग एटम्स आर सेम, अगर सारे सराउंडिंग एटम सेम है तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ is more than equatorial bond length। मतलब बोला ये जा रहा है कि ये जो आप वर्टिकल डायरेक्शन में बना रहे हो, जो ट्रायगोनल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बॉन्ड बना रहे हो, एक्सियल वाले जो बॉन्ड बना रहे हो, इनका बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल में जो बॉन्ड लेंथ होता है उससे ज्यादा होता है। इक्वेटोरियल वाले को चलो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लेट अस से ये L1 है, ठीक है। इक्वेटोरियल वाले को L1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक्सियल वाले को L2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली
L2 का वैल्यू इज गोइंग टू बी मोर देन L1। L2 का वैल्यू L1 से ज्यादा आता है। नाउ अब इसके पीछे का रीजन जानना है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, उसका रीजन क्या है। तो चलो रीजन समझने का कोशिश करते हैं, देन हम लोग VACP 6 की तरफ मूव करेंगे। लेट मी ड्रॉ अ बिगर पिक्चर, थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। तो ये जो हम लोग ट्रायगोनल प्लेनर शेप बना रहे हैं ना, लेट मी ड्रॉ अगेन, एक बार फिर से बना लेने दो, फिर आपको बताता हूं कि यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ा क्यों हो जाता है, ज्यादा क्यों हो जाता है, और इक्वेटोरियल छोटा क्यों होता है। ये हमारा ट्रायगोनल प्लेनर है। आप देखो, अगर मैं इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच का एंगल मेजर करूं तो ये क्या आएगा बच्चे, ये आएगा 120 डिग्री, राइट। और अगर मैं एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल मेजर करूंगा तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री। तो एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक्सियल बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको सभी जो इक्वेटोरियल बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है सभी के तरफ से ज्यादा रिपल्शन आने वाला। ज्यादा रिपल्शन क्यों आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है वो 90 डिग्री है। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना मिल गया, 90 डिग्री, एंगल कम हो गया। और इक्वेटोरियल में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो जहां पे एंगल ज्यादा है वहां पे डेफिनेटली डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। जहां पे एंगल कम है वहां पे डिस्टेंस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में कम हो जाएगा और रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो टू मिनिमाइज दिस रिपल्शन, सिंस यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा आ गया, किसको ज्यादा मिला रिपल्शन, एक्सियल वाले को। ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्लाइटली अबव शिफ्टेड होता है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर जाता है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो ये जो इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इनसे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर रिपल्शन कम हुआ तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो ये चीज आपको मालूम रहनी चाहिए। पहली चीज कि जब आप VACP 5 की बात कर रहे हो तो जो शेप मिल रहा है आपको वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल मिल रहे हैं। एंड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में दो तरीके के बॉन्ड मिलते हैं। 3 bonds आर इन इक्वेटोरियल प्लेन एंड 2 bonds आर परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेटोरियल प्लेन, एंड द परपेंडिकुलर bonds आर नोन एज एक्सियल बॉन्ड एंड द bonds which are present in trigonal planar shape is known as equatorial bond. The bond length of axial bond is always more than equatorial bond. Always means there is a condition. If surrounding atoms are same, then axial bond length is always going to be more than equatorial bond length. ये चीज आप जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। So this was your VACP 5. ये आपका VACP 5 चल रहा था। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमें लिखना है VACP 6, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 6 हो जाए, फिर से मैं लोन पेयर की एंट्री नहीं करा रहा, लोन पेयर आएगा, लोन पेयर एक्चुअली विलेन है, राइट। लोन पेयर आएगा तो शेप क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लोन पेयर को अलग से डिस्कस करेंगे। तो VACP 6 में जो मॉलिक्यूल टाइप लिख रहा हूं मैं वो AB6 टाइप का लिख रहा हूं। यहाँ पे बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 0 है। अगर शेप देखा जाए, इसके केस में जो शेप मिलता है हमें, दैट इज स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल एक्चुअल सीन कैसा होता है, हमारा सेंट्रल एटम होगा बीच में, देयर आर 4 सराउंडिंग एटम। 4 सराउंडिंग एटम ऐसे होते हैं जो एक सिंगल प्लेन में होते हैं, राइट। ये सभी क्या है, एक सिंगल प्लेन में है। ये सेंट्रल एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और 2 सराउंडिंग एटम क्या होते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, राइट। और अगर आपको शेप डिसाइड करना है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सारे सराउंडिंग एटम को ज्वाइन करना, ठीक है। शेप डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सराउंडिंग एटम को ज्वाइन करते हैं।
सराउंडिंग एटम को ज्वाइन करने के बाद जो शेप हमें दिखाई देगा, आप अगर मैं यहाँ से नीचे से एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हटा लूं तो ये भी एक्चुअली पिरामिड ही है, लेकिन इसका बेस कैसा है, स्क्वायर टाइप का है। तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, केवल इतना ही अगर ड्रॉ करा जाए तो इसको नाम क्या देंगे हम लोग, स्क्वायर पिरामिडल। बट हमें मालूम है कि नीचे के साइड में भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहां से भी अगर मैं सभी सराउंडिंग एटम को ज्वाइन कर दूं तो नीचे के साइड से भी एक पिरामिड बनेगा। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ शेप इज स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, देखो ऑक्टाहेड्रल इसको क्यों बोलते हैं, आप अगर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम काउंट करो तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 6 ही है, बट नाम में इसके ऑक्टा आता है, ठीक है, हेक्सा नहीं आता। इट इज नॉट सेड हेक्साहेड्रल। टेट्राहेड्रल में अगर आप देखो तो सराउंडिंग एटम 4 है। तो पहली चीज तो एक चीज क्लियर रखना, आप जब आप ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल बोल रहे होते हो तो दैट ऑक्टा और टेट्रा इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द सराउंडिंग एटम, ठीक है, वो सराउंडिंग एटम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। अगर ये ऑक्टा टेट्रा सराउंडिंग एटम को रिप्रेजेंट करते तो टेट्राहेड्रल तो मान लो सही हो जाता गलती से, बट यहाँ पे क्या बोलना पड़ जाता है, यहाँ पे सराउंडिंग एटम 6 है तो हमें हेक्साहेड्रल बोल देना पड़ता, जो कि नहीं होता। शेप का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेसेस, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेसेस जनरेटेड बाय द शेप। ये जो आप शेप बना रहे हो, इस शेप में टोटल कितने फेसेस हैं वो आपको काउंट करने हैं। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा काउंटिंग करके दिखा देता हूं ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए, राइट। ये मैं डाउन साइड वाले का हटा रहा हूं, फिर आप देखना उसके बाद थोड़ा क्लियरिटी बन जाएगा, थोड़ा पिक्चर अच्छा दिखेगा। आप ये ऊपर वाला सराउंडिंग एटम ले लो और यहाँ पे राइट साइड में जो दो बी वाले सराउंडिंग एटम है इनको आप ज्वाइन करो तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट वन फेस। सिमिलरली ऊपर वाला सराउंडिंग एटम और फ्रंट वाले दोनों बी एटम को ज्वाइन करो, दिस इज क्रिएटिंग सेकंड फेस। सिमिलरली लेफ्ट साइड में एंड देन बैक साइड में। तो अगर आप सराउंडिंग टॉप साइड वाले सराउंडिंग एटम से ज्वाइन करोगे जो प्लेन में 4 सराउंडिंग एटम है तो 4 फेस जनरेट होंगे। सिमिलरली डाउन साइड से आप अगर ज्वाइन करोगे तो वहां पे भी 4 फेसेस मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ शेप इज ऑक्टाहेड्रल। सो ये ऑक्टा टेट्रा जो आप यूज करते हो दैट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फेसेस एक्चुअली, राइट। अच्छा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल की भी बात करनी थी तो मैं एक बार फिर से शेप बना देता हूँ ताकि बॉन्ड एंगल इजिली डिसाइड हो सके हम लोगों का। देयर आर 4 सराउंडिंग एटम, 4 सराउंडिंग एटम हम लोग बना लेते हैं एंड 4 इन अ प्लेन एंड 2 आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये इसका बेस जो दिख रहा है, अगर ये स्क्वायर है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल मिलेगा ये क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। एंड अगर आप देखो तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में बना रखा है और जो प्लेन में बना रखा है यहाँ पे भी अगर आप एंगल देखो तो कितना दिखेगा, 90 डिग्री दिखेगा। वाइल जो अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड्स है, जैसे यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इधर में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एंगल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये कितना दिखेगा, 180 डिग्री। सिमिलरली टॉप साइड वाला बॉटम साइड वाला देखोगे तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो डिफरेंट एंगल्स मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है या फिर 180 डिग्री मिल रहा है। 2 तरीके के एंगल मिल रहे हैं ना। एक चीज और, पहले तो एग्जांपल लिख लिया जाए तो जो मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम है उसे सेलेक्ट करना है और सेंट्रल एटम ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन हो। तो सेंट्रल एटम में सल्फर ले लेता हूं और सराउंडिंग एटम में फ्लोरीन ले लेता हूं। तो इट इज गोइंग टू बी SF6। SF6 इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस AB6। आप SCl6 SBr6 वो लिखना मत स्टार्ट कर देना बिकॉज वो अनस्टेबल है, मिलते नहीं वो लोग। तो SF6 इज द परफेक्ट एग्जांपल। नाउ एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये ऑक्टाहेड्रल में भी एक्सियल और इक्विटोरियल टाइप के बॉन्ड होते हैं क्या? तो करेक्ट आंसर इज कि ऑक्टाहेड्रल शेप में कोई एक्सियल और इक्विटोरियल नाम का चीज नहीं होता। बी वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है लोग मतलब बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल में बोल देते हैं कि 4 इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बिकॉज
ऑक्टाहेड्रल शेप में ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारे बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, और उसमें कोई आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन से दो बॉन्ड एक्सियल है और कौन से 4 बॉन्ड इक्विटोरियल है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। सारे बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अगर सारे आइडेंटिकल है तो फिर आप एक्सियल इक्विटोरियल नाम का वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिख जाए, लेट मी शो यू, क्या पता सही से दिख जाए आपको, ठीक है। ओके, दिस इज आर 4 bond in a plane, right? Let me bring one more pen. Next, let us say this is the bond on above side और एक bond किधर रहेगा, डाउन साइड में रहेगा। अगर आप ऐसा बोलते हो ना बच्चे कि मान लो ये जो ऊपर वाला पेन है ये आपका एक्सियल बॉन्ड है, राइट, और जो हमने प्लेन में दिखाई रखे, खैर वो तो आप बोलोगे इक्विटोरियल। नेक्स्ट मूवमेंट में मैं क्या करूंगा, इसको शेप ऐसा कर दूंगा, इधर एक है, ठीक है, इधर डाउन साइड में एक है, तो अगर मैं इसको ऐसा इसका एंगल ऑफ व्यू चेंज कर देता हूं तो जिस बॉन्ड को आप अभी इक्विटोरियल बोल रहे थे वो एक्चुअली एक्सियल हो गया, और जिसको आप एक्सियल बोल रहे थे वो इक्विटोरियल हो गया। दिस इज व्हाई इट इज सेड कि ऑक्टाहेड्रल में कोई एक्सियल इक्विटोरियल नहीं होता। और अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे सारे बॉन्ड लेंथ क्या मिलते हैं, इक्वल 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 मिलते हैं, सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं। उसका रीजन है कि आप देखो ना, बॉन्ड एंगल जो मिल रहा है यहाँ पे, जो प्लेन में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो एंगल मिला वो भी 90 डिग्री, एक्सियल और जो प्लेन में बॉन्ड है, एक्सियल नहीं बोलो, जो वर्टिकल और जो प्लेन में जो बॉन्ड है उनके बीच में भी एंगल क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। अगर सारे बॉन्ड एंगल इक्वल मिल रहे हैं तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे कि ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं और कोई एक्सियल इक्विटोरियल नाम का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल में। हाँ, स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। सो दिस इज आवर केस ऑफ VSEP 6, ये हमारा VSEP 6 का केस था। Now the next is VSEP 7। VSEP 7 में अगेन मैं लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करूंगा, और इसमें जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिख रहा हूं दैट इज AB7, मतलब एक हमारा सेंट्रल एटम है और 7 सराउंडिंग एटम है। यहाँ पे जो शेप मिलता है हमें दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल आप कैसे ड्रॉ करोगे, लेट मी क्रिएट सम स्पेस ना, थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए, थोड़ा बड़ा बड़ा पिक्चर बनाया जाए। इट इज VSEP 7 AB7 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल अगर आपको बनाना है तो पहले तो एक पेंटागन आप बना लो, ठीक है, एक पेंटागन बना लो, और इसके सेंटर में एग्जैक्टली इसके सेंटर में हमारा सेंट्रल एटम A है, और सभी कॉर्नर पे कौन है, सराउंडिंग एटम है। ये सराउंडिंग एटम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एटम से बॉन्ड तो बनाएंगे, रेस्ट 2 सराउंडिंग एटम आर इन वर्टिकल डायरेक्शन, एक अबव डायरेक्शन में और एक डाउन डायरेक्शन में। ये हमारे दिख रहे होंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल का शेप। थोड़ा अच्छा नहीं लगा, एक बार फिर से कोशिश करता हूं, क्या पता अच्छा दिख जाए आपको। कुछ ऐसा बनाते हैं और इधर में सेंट्रल एटम लिखते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करके अच्छा दिखेगा यहाँ पे। ओके, दिस इज द सराउंडिंग एटम B एंड ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में B and B। ओके, राइट, दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल and let me write the name. It is pentagonal bipiramidal ना। यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल की बात करी जाए बच्चे, अगर बॉन्ड एंगल की बात करने जा रहे हो तो ये जो इंटरनल एंगल है ये आपको मेजर करना पड़ेगा, और ये इंटरनल एंगल कितना होगा आपका, एक पॉइंट के अबाउट किसी एक प्लेन में टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 360 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज द बॉन्ड एंगल
जो दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, एंड इट इज 7 एंड कितना 72 डिग्री। ओके ओके, इट इज 72 डिग्री। नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ, 72 डिग्री तो दो एडजेसेंट वालों के बीच में है, लेकिन अगर मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड का गैप रख करके एंगल मेजर करूं तो इट इज गोइंग टू बी 72 into 2, दैट इज 144 डिग्री ना। अब फिर से एक और दो का गैप रख करके मत काउंट करने लगना, बिकॉज वो केस में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री से ज्यादा। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक तो मिल गया 72 डिग्री, एक मिल गया 144 डिग्री। नाउ नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो आप वर्टिकल डायरेक्शन में बना रखे हो और जो प्लेन में बना रखे हो, इनके बीच का अगर बॉन्ड एंगल मेजर करना रहे तो इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो वर्टिकल के बीच का एंगल होगा, इनके बीच का एंगल कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल मिल रहे होंगे हमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, 72, 144, 90 and 180. So let's write all the bond angles. It is 72 degree, 90 degree, 144 degree and 180 degree. इतने सारे एंगल मिल रहे होंगे। और इसका अगर एग्जाम्पल लिखना है तो डेफिनेटली हम सेंट्रल एटम ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, ग्रुप 17 का एलिमेंट, और जो सराउंडिंग एटम हो वो मोनोवैलेंट हो। बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज IF7, राइट? IF7 इज ऑफ दिस कैटेगरी, ये इसी कैटेगरी का मॉलिक्यूल है ना। अब अगर आप देखो तो जैसे हम लोग ट्रायगोनल बाइपिरामिडल को डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखो तो जो बॉन्ड्स प्लेन में प्रेजेंट है उनमें दो कॉन्सेक्यूटिव बॉन्ड के बीच का एंगल कितना मिल गया 72 डिग्री, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में बना रखे हो और प्लेन में जो बॉन्ड है इनके बीच का एंगल कितना मिल रहा है 90 डिग्री। अगेन यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अगर बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो गया तो यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ डिफर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ये टर्म इस्तेमाल करेंगे। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में वी आर हैविंग 2 axial bond and 5 equatorial bond. There are 5 covalent bond which are in a single plane, right? तो हमारे पास 5 equatorial covalent bond है और 2 axial covalent bond है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिफर होना है, और बॉन्ड लेंथ इस बार ही किसका ज्यादा होगा, आप देखो इक्वेटोरियल के बीच का एंगल कम हो रहा है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, इक्वेटोरियल के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। टू मिनिमाइज दैट रिपल्शन यहाँ पे इक्वेटोरियल वाला जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंट्रल एटम से स्लाइटली अवे शिफ्ट कर जाएगा, और अगर ये स्लाइटली अवे शिफ्ट कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी मोर देन एक्सियल बॉन्ड लेंथ। तो ये भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, ठीक है। Pentagonal bipyramidal shape contain two axial and 5 equatorial bonds, and also equatorial bond length is more than axial bond length, right? आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है, और अभी तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कस करा वो सभी केसेस में हम लोगों ने क्या करा हुआ है, लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करा हुआ है, और विदाउट इंक्लूडिंग द लोन पेयर जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो सभी हम लोगों ने लिख लिए। नाउ अब हम लोगों को एंट्री कराना है लोन पेयर का, एंड लोन पेयर को एंट्री करा करके हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक केस उठाऊंगा, एक VACP का केस उठाऊंगा और उसमें लोन पेयर को इंक्लूड कराऊंगा, एंड देन उसके बाद बाकी सारी चीजें डिस्कस करूंगा।
तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, हालांकि हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा हुआ है, बट स्टिल विदाउट नोइंग द हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अभी जैसे मैंने आपको सिखा दिया है कि आप VSEP कैसे कैलकुलेट करोगे। VSEP मींस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपको मालूम है। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर VSEP इक्वल टू 2 मिल रहा है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन आप लिखोगे ना, हाइब्रिडाइजेशन जो आप लिखोगे वो आप SP लिखोगे। फिलहाल आप बस हाइब्रिडाइजेशन लिखना सीख लो। ये होता क्या है, कैसे जनरेट होता है, ये सारी चीजें मैं बात करूंगा। जस्ट इस VSEPR के बाद मुझे हाइब्रिडाइजेशन ही थ्योरेटिकल पोर्शन डिटेल में डिस्कस करना रहेगा। फाइंड करने का तरीका तो हम यही देख लेंगे। अगर VSEP का वैल्यू 3 है तो आप हाइब्रिडाइजेशन SP2 लिखोगे। VSEP 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन SP3 लिखोगे। VSEP 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन SP3D लिखोगे। VSEP 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 लिखोगे। VSEP 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन SP3D3 लिखोगे। ये आप हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे। याद करने का तरीका भी आसान है। देखो, S1 है, P1 है, 1 + 1 2, P2 है, S1 है, 2 + 1 3, P3 है, S1 है, 2 3 + 1 4 एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसा करके आप याद रख सकते हो, बहुत आसान सी चीज है। तो इफ यू नो द हाइब्रिडाइजेशन यू कैन टेल द, इफ यू नो द VSEP then you can tell the hybridization also, right? So चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वो केसेस जहां पे लोन पेयर को इंक्लूड करा जाएगा, एंड आफ्टर इंक्लूडिंग द लोन पेयर वी आर गोइंग टू डिसाइड शेप, ज्योमेट्री, बॉन्डिंग एंगल, हाइब्रिडाइजेशन। ये सारी चीजें हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। आपको एक चीज थोड़ा सा और मैं क्लेरिफाई कर दूं, 2 टर्म इस्तेमाल करे जाएंगे, वन इज शेप एंड सेकंड इज ज्योमेट्री, राइट। अगर किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तो शेप एंड ज्योमेट्रीज आर सेम। शेप और ज्योमेट्री क्या होंगे? इक्वल होंगे, सेम होंगे। बट अगर किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ जाता है तो शेप एंड ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा। उसके लिए एक लाइन मैं बोल रहा हूं, जितना भी आप शेप लिख रहे थे पिछले केसेस में जहां पे लोन पेयर नहीं था, वही एक्चुअली ज्योमेट्री भी है। शेप एंड ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है? लोन पेयर के आने के बाद जब हमें शेप बताना होगा ना, तो while writing the name of shape we are not going to include lone pair. Lone pair is not included in shape, while bond pairs, अगर आप लोन पेयर इंक्लूड कर रहे हो ना, लोन पेयर इंक्लूड करने के बाद जो कुछ भी लिखना चाहते हो दैट इज गोइंग टू बी ज्योमेट्री, ठीक है। लोन पेयर अगर हटा देते हो, फिर जो आपको दिखाई दे रहा है वो लिख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में फिर से स्टार्ट करूंगा VSEP2 से, VSEP3 से, बिकॉज VSEP2 के केस में कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जहां पे आप सेंट्रल एटम का लोन पेयर की बात करो, ऐसा कुछ होता जाता नहीं है। तो मैं VSEP3 से स्टार्ट कर रहा हूं। VSEP3 में एक तो एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, दैट इज व्हाट BS3। एंड BS3 में अगर मुझसे पूछा जाए बॉन्ड पेयर कितना है बच्चे, तो बॉन्ड पेयर 3 है। लोन पेयर पूछा जाए तो लोन पेयर 0 है। लोन पेयर 0 कैसे हुआ, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि बोरॉन ग्रुप 13 का एलिमेंट है। हाइड्रोजन 3 है, 3 हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है। सभी हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू कंप्लीट देयर डुप्लेट। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन था, तो आप सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन बोरॉन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग लोन पेयर 0।
और बॉन्ड पेयर कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। बॉन्ड पेयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 हो गए, क्योंकि सराउंडिंग एटम 3 थे। तो इन दोनों को ऐड करके VSEP मिल जाएगा। VSEP कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अगर VSEP 3 हो गया, अब पिछले में जो हमने टेबल बनाया हुआ है वो टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। वो टेबल किसी ना किसी तरीके से आपको याद रखना ही पड़ेगा। या तो आप अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रांग रखो, जैसे मैं एक एक करके ड्रॉ करके आपको दिखा रहा था, या फिर आप पूरा टेबल रट्टा मारो, नो चॉइस, ठीक है। तो इसके केस में अगर मुझे शेप और ज्योमेट्री मुझे बताना है, तो शेप और ज्योमेट्री में क्या लिखूंगा बच्चे, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, राइट, ट्राइगोनल प्लेनर। एंड यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो मिलता है दैट इज 120 डिग्री। एंड यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा दैट विल बी sp2, बिकॉज VSEP 3 मिल रहा है, VSEP 3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। बस इतनी सी चीजें आपको बतानी है, शेप बताना है, ज्योमेट्री बताना है, बॉन्ड एंगल बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं, दूसरा एग्जांपल SO2 का ले लिया जाए। SO2 में अगर मुझे बॉन्ड पेयर लिखना होता तो मैं बॉन्ड पेयर क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, बिकॉज बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। एंड लोन पेयर लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सराउंडिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बिकॉज ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 का है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। गेट बैक टू द डिस्कशन, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो आप दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दो। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन सल्फर के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मींस 1 पेयर, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो दैट इज 3। VSEP कितना मिल गया, 3 हो गया। अब देखो जैसे आप BS3 का जो शेप डिसाइड कर रहे थे, BS3 के शेप में क्या हुआ करता था, आप ट्रायगोनल प्लेनर शेप ड्रॉ कर रहे थे, राइट। 3 बॉन्ड बना रहे थे 120 120 120 पे। सिमिलरली यहां पे भी मैं कुछ काम करूंगा। सल्फर ऑक्सीजन में डेफिनेटली डबल बॉन्ड आएगा, ये हमने लुईस स्ट्रक्चर में सीखा हुआ है, और सल्फर के पास एक लोन पेयर है। तो आप अगर लोन पेयर को इंक्लूड करके इसका शेप देखो, आफ्टर इंक्लूडिंग द लोन पेयर, तो ये भी ट्रायगोनल प्लेनर ही है। इसलिए जब इसका मुझसे ज्योमेट्री पूछा जाएगा ना, ज्योमेट्री, तो मैं इसे ट्रायगोनल प्लेनर ही लिखूंगा, मैं इसे ट्रायगोनल प्लेनर ही लिखूंगा, राइट। ज्योमेट्री में लोन पेयर को इंक्लूड करते। बट अगर यहां पे मुझे शेप पूछ लिया जाता बच्चे, शेप पूछ लिया जाता तो क्या करता मैं, देखो शेप में क्या होगा, शेप में ये लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना होता, मैं लोन पेयर को हटा देता हूं। लोन पेयर को हटाने के बाद जो शेप दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा शेप दिखाई दे रहा है, और ये एक्चुअली आपको ऐसा उल्टा दिखा दिया मैंने। इसको अगर ऊपर करके देखो कुछ ऐसे ही शेप दिखाएगा, इसी को सीधा कर रहा हूं मैं, तो ये क्या शेप है, इट इज एक्चुअली वी शेप, राइट। तो इसका जो शेप लिखते हैं हम लोग वी लिखते हैं, वी शेप, इट इज वी शेप। और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं बेंड शेप, बेंड शेप, राइट। शेप either you can write it is V shape और bend shape, right? नेक्स्ट इसके बाद अगर यहाँ पे SO2 में ही आपको अगर बॉन्ड एंगल डिसाइड करना है, बॉन्ड एंगल डिसाइड करना है, तो एक चीज तो आप भूलना मत कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर जो होगा ना, ये दोनों बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा। आप सोचो, आप जस्ट इमेजिन करो, ये BS3 आप बोल रहे थे ये रेगुलर शेप है 120 120 120। अगर ये ऊपर से बोरॉन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नीचे के दोनों बॉन्ड को ज्यादा रिपल्शन अप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगर ये मूव नहीं किए होते तो एंगल 120 ही लिखता मैं, बट अगर ये एंगल मूव कर गया तो थीटा इज गोइंग टू बी लेस देन 120 डिग्री।
थीटा इज गोइंग टू बी लेस देन, बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी लेस देन 120 डिग्री, 120 डिग्री से छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मुझसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता तो हाइब्रिडाइजेशन में अभी भी sp2 ही लिख रहा होता। क्यों? क्योंकि VSEP3 था। VSEP3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री में लोन पेयर को इंक्लूड करना है, शेप में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना है। बॉन्ड एंगल लिखने के टाइम में आप रिपल्शन को अपने दिमाग में रखोगे कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा आता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये रिपल्शन का ऑर्डर आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये था आपका VSEP3 जिसमें एक लोन पेयर का एंट्री हुआ था ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे VSEP4 जिसमें लोन पेयर और भी ज्यादा इंक्लूड करते जाएंगे। शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजें हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। VSEP4 तक आज कंप्लीट करेंगे, देन 5, 6, 7 बच जाएगा, मतलब थोड़ा पोर्शन और बच जाएगा। VSEP4 अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे AB4 टाइप का मॉलिक्यूल अगर आपको लिखना है तो आप CH4 लिख लो। ठीक है, CH4 में शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रली लिखने वाले हैं हम लोग क्योंकि लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री लिखने वाले हैं। एंड हाइब्रिडाइजेशन अगर हमसे पूछा जाता सिंस VSEP4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखेंगे। ये तो आसान वाला केस था तब जब लोन पेयर नहीं था। बट सपोज अगर मैं AB3L टाइप का लिखता हूं, मतलब 3 सराउंडिंग एटम एंड 1 लोन पेयर। एग्जांपल ऑफ दिस इज अमोनिया। अमोनिया इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल। तो आप देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। आउट ऑफ दैट 5, अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली पहले मैं बॉन्ड पेयर लिख लेता हूँ। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3 हो गए। अब लोन पेयर ढूंढना है हम लोग। लोन पेयर अगर ढूंढना है तो नाइट्रोजन के पास जाओ। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। सभी हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर। लोन पेयर कितने हो गए? 1 हो गए। VSEP ऐड कर दो इन दोनों को, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो VSEP4 हो गया। नाउ अगर मुझे ज्योमेट्री लिखना है तो ज्योमेट्री में अभी भी टेट्राहेड्रल ही लिखूंगा बिकॉज ज्योमेट्री में लोन पेयर को इंक्लूड करा जाता है, राइट ना। अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, देखो ये मेरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो बीच में सेंट्रल एटम होंगे और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे इन केस ऑफ CH4। इन केस ऑफ अमोनिया क्या होगा? बीच में नाइट्रोजन होगा और 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए और एक क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। बट जब हम लोग शेप डिसाइड करते हैं तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते। तो लोन पेयर अगर मैं हटा लूं, लोन पेयर हटाने के बाद जो शेप दिखाई दे रहा है इट इज व्हाट एक्चुअली? ये हमारा पिरामिड है, राइट। तो यहाँ पे जो शेप लिखेंगे हम लोग, शेप विल बी पिरामिडल। शेप इज पिरामिडल। एंड बॉन्ड एंगल देखो यहाँ पे कितना मिल रहा था? 109.5 डिग्री। एक चीज तो आप अपने दिमाग में बिठा ही लो अब कि अगर लोन पेयर का एंट्री हो गया तो बॉन्ड एंगल क्या होना है? कम होना है। यहाँ पे अगर आप लोन पेयर रख देते हो तो लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन कम आएगा और ये बॉन्ड नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्ट करेंगे। अगर ये नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं तो इनके बीच का जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल डेफिनेटली 109.5 डिग्री से कम आता है। स्पेशली इन केस ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेगा कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना है, बिकॉज पी ब्लॉक में सारा डिटेल है इसका। तो अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। ये डेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन लिखना होता तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या लिखूंगा मैं? sp3 ही लिखूंगा, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लिखते हैं VSEP4 का, दैट इज ऑफ AB2L2 टाइप। मतलब 2 लोन पेयर ले आऊंगा और 2 सराउंडिंग एटम ले आऊंगा। एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज H2O, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होना है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड पेयर लिखूं, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग कौन? हाइड्रोजन।
तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2 हो गया। अब लोन पेयर काउंट करना है। देखो ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आउट ऑफ दैट 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, एक एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपके पास बचेंगे, ऑक्सीजन के पास बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मींस 2 पेयर, मतलब लोन पेयर कितना हो गया, 2 हो गया। VSEP कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। तो VSEP 4 का ही केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे अगर मुझे ज्योमेट्री पूछा जाता तो ज्योमेट्री में अभी भी टेट्राहेड्रल ही बताता, टेट्राहेड्रल ही बताता ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि उसमें लोन पेयर को इंक्लूड करूंगा। नाउ अगर मुझे शेप बताना है, शेप अब जरा देखो, आप डिसाइड करो कि शेप क्या होना चाहिए। ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री था, इसमें 2 साइड में, किसी भी 2 साइड में, बिकॉज ये कंप्लीट सिमेट्री है, तो किसी भी 2 साइड में आपको 2 लोन पेयर ले आने हैं। तो एक लोन पेयर मैं ले आया, लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए हटा लिया, व्हाइल राइटिंग द शेप लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना है, तो एक लोन पेयर हटा लिया, एक लोन पेयर और हटा लिया, ये दोनों लोन पेयर हो गए। जो बच गया वो वापस से आपको क्या दिखाई दे रहा है, वी शेप, राइट। तो शेप हम लोग क्या लिखेंगे, वी शेप और बेंड शेप, वी शेप और बेंड शेप, राइट। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल मिलता है, अगेन हमको मालूम है कि लोन पेयर ले आने से क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल और ज्यादा कम हो गया होगा। आप देखो अमोनिया जब CH4 मीथेन लिख रहा था तो वहां पे बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109.5 लिखा था। जब एक लोन पेयर ले आया तो एंगल कितना हो गया, 107, 109.5 से कम हो गया। 2 लोन पेयर ले आऊंगा तो बॉन्ड एंगल और ज्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो 107 से कम मिलेगा। बट अगेन द सीन इज वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे पी ब्लॉक में है, उसका भी बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है, तो ये भी डेटा आप याद रखोगे 104.5 डिग्री, राइट। ये बॉन्ड एंगल आप याद रखोगे वाटर के केस में। अगेन यहाँ पे अगर मुझसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता तो मैं हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या बता रहा होता, sp3 क्योंकि VSEP 4 मिल रहा था। तो दिस इज कंप्लीटेड अप टू VSEP 4 तक हो चुका है हम लोगों का। नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विद VSEP 5, 6, 7 एंड कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड एंड स्पेशल कैरेक्टर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है VSEP का। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना तो ऑलमोस्ट सीख ही चुके हैं हम लोग, एंड केवल थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन का, राइट। तो चलो आज का क्लास यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।